प्रिय शिक्षार्थी, क्या आप सोच सकते हैं कि कुछ अजनबी लोग हमारे देश पर कई सालों तक राज करें? पिछले अध्याय में आपने भारत में नई शक्तियों के उदय के बारे में पढ़ा। अब आप जानेंगे कि अंग्रेजों ने भारत की भूमि और अर्थव्यवस्था पर कैसे नियंत्रण किया, कैसे लोगों ने मिलकर इसका विरोध किया। साथ ही इस अध्याय में हम प्रमुख विद्रोहों और विशेष रूप से 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप 1857 से पहले औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध हुए आंदोलनों पर चर्चा कर सकेंगे, किसानों और जनजातियों के विरोध की प्रकृति और महत्व समझ सकेंगे, वे कारण पहचान सकेंगे जिनसे 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 के विद्रोह के महत्व और उसके अभिप्राय का विश्लेषण कर सकेंगे। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रारंभिक प्रतिरोध आंदोलन 1750-1857। अंग्रेजों की नीतियों ने भारतीयों के अधिकार, प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाया। शासकों, किसानों और जनजातियों ने इसका विरोध किया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने जब बनारस के राजा चेत सिंह को बंदी बनाया तो जनता ने विद्रोह किया। मद्रास प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों ने पोलीगरों के सैनिक और भूमि अधिकार छीनने का प्रयास किया तो उन्होंने प्रतिरोध किया। धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप भी विद्रोह का कारण था। मालाबार में मैपिला मुसलमान किसानों ने हिंदू जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह किया। विद्रोही हिंसा और लूटपाट का सहारा लेते थे। संथाल विद्रोह में सूदखोरों के वही हाथों और सरकारी भवनों को जलाया गया। विद्रोह के प्रत्येक वर्ग के अपने कारण थे। शासक और जमींदार अपनी जमीन वापस चाहते थे। जनजातियां व्यापारी और सूदखोरों के हस्तक्षेप से मुक्ति चाहती थीं। 19वीं शताब्दी में किसानों और जनजातियों के विद्रोह। हमने देखा कि अंग्रेजों की भूमि नीतियों और भारी करों ने भारतीय किसानों और समाज को कितना नुकसान पहुंचाया। 1763 से 1836 के बीच ही 40 बड़े विद्रोह हुए। ये सभी विद्रोह स्थानीय थे क्योंकि इनके अपने अपने लक्ष्य थे। अब हम किसानों और जनजातियों द्वारा किए गए इन आंदोलनों को विस्तार से जानेंगे। किसान विद्रोह। स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया, परंतु यदि वे समय पर लगान न दे पाते तो उनकी जमीन नीलामी में बेच दी जाती। इससे जमींदारों ने किसानों से अधिक कर वसूलना शुरू किया। किसान मजबूरी में महाजनों से कर्ज लेते और चुकता न कर पाने पर बंधुआ मजदूर बन जाते। कृषि का वाणिज्यीकरण। किसानों ने मजबूरी में नील, गन्ना, पटसन, कपास और अफीम जैसी नकदी फसलें बोना शुरू किया। इस कारण खाद्यान्न उत्पादन घटा और अकाल की स्थिति बनी। भूखे किसानों ने विद्रोह करना शुरू किया। प्रमुख किसान विद्रोह। फकीर और सन्यासी विद्रोह 1770 से 1800। भू लगान की कठोर वसूली और 1770 के अकाल ने किसानों, अपदस्थ जमींदारों और बेरोजगार सैनिकों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। सन्यासी और फकीर भी इसमें शामिल हुए। भवानी पाठक और देवी चौधरानी जैसे हिंदू नेताओं ने भी सहयोग दिया। मजनू शाह इनके प्रमुख मुस्लिम नेता थे। इन्होंने अंग्रेजों के कारखानों पर हमला किया और नकदी व शस्त्र छीन लिए। अंततः 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक इन विद्रोहों को दबा दिया गया। नील विद्रोह 1859-1862। अंग्रेजों ने किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया। किसानों को बहुत कम दाम मिलते। नील से मिट्टी का उपजाऊपन कम होता था और खाद्यान्न फसलें घटतीं। किसानों ने विरोध किया और हड़तालें कीं।
हिंदू और मुसलमान दोनों किसान एकजुट हुए। प्रेस और मिशनरी ने समर्थन दिया। 1860 में सरकार ने आदेश जारी किया कि किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य करना गैरकानूनी है। यह किसानों की बड़ी जीत थी। फराइजी आंदोलन 1838-1848। इस आंदोलन का नेतृत्व हाजी शरायतुल्लाह और दादू मियां ने किया। ये कोई कर नहीं देने के अभियान के रूप में शुरू हुआ। किसानों और स्वयं सेवकों ने नील बागान मालिकों और जमींदारों के खिलाफ संघर्ष किया और बंगाल के किसानों को एकजुट किया। वहाबी आंदोलन 1830-1860। सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन धार्मिक स्वरूप लिए था, लेकिन बाद में वर्ग संघर्ष का रूप ले लिया। बंगाल में सांप्रदायिक भिन्नताओं के बावजूद किसानों ने अपने जमींदारों के विरुद्ध एकजुट होकर विद्रोह किया। जनजातीय विद्रोह। जनजातीय समाज परंपरागत रूप से जंगल और जमीन पर निर्भर था। अंग्रेजों की नीतियों ने उनकी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और स्वतंत्रता छीन ली। जंगलों पर कब्जा, महाजनों और साहूकारों का हस्तक्षेप और ठेकेदारों का शोषण उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित करता था। संथाल विद्रोह 1855-1857। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में हुआ। इस विद्रोह का मुख्य कारण साहूकारों और अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किया गया शोषण था। सिद्धू और कान्हू ने इसका नेतृत्व किया। यद्यपि अंग्रेजों ने विद्रोह को दबा दिया, लेकिन इसने आगे चलकर अन्य आंदोलनों को प्रेरित किया। मुंडा विद्रोह 1899-1900। छोटा नागपुर क्षेत्र में भूमि अधिकारों के छीनने और ठेकेदारों के शोषण के कारण हुआ। बिरसा मुंडा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, जो धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके परिणाम स्वरूप 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ, जिसने जनजातियों के भूमि अधिकारों की रक्षा की। जयंतिया गारो विद्रोह 1860-1870। असम और मेघालय के क्षेत्रों में अंग्रेजों द्वारा सड़क निर्माण और कर थोपने के विरोध में हुआ। यू कियांग नोंगवा और तोगान संगमा इसके प्रमुख नेता थे। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कठोरता से दबाया और दोनों नेताओं को फांसी दी गई। भील विद्रोह 1818-1831। महाराष्ट्र और गुजरात के खानदेश क्षेत्र में हुआ। भीलों ने अंग्रेजों को विदेशी शासक मानते हुए उनके खिलाफ विद्रोह किया। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को बलपूर्वक दबा दिया। कोल विद्रोह 1831-1832 छोटा नागपुर और सिंहभूम क्षेत्रों में फैला। इसका मुख्य कारण था भूमि छीनना और साहूकारों द्वारा अत्यधिक शोषण। यह एक व्यापक विद्रोह था, जिसे दबाने के लिए अंग्रेजों को सेना भेजनी पड़ी। मैपिला विद्रोह 1836-1854 केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ। यह आंदोलन भूमि कानूनों और जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कई वर्षों तक दमनात्मक तरीकों से नियंत्रित किया। 1857 का विद्रोह, कारण, दमन और परिणाम। ये विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ, जब भारतीय सैनिकों ने बगावत की। अंग्रेजों ने इसे सिपाही विद्रोह कहा, लेकिन आज इसे भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम माना जाता है। सैनिकों ने अपने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की और दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। ये विद्रोह केवल सैनिकों का नहीं था, बल्कि किसानों, शिल्पकारों और आम जनता का भी था। विद्रोह के कारण। राजनीतिक कारण। अंग्रेजों की राज्य हड़प नीति और सहायक संधियों ने भारतीय शासकों में असंतोष फैला दिया। सतारा, नागपुर और झांसी जैसे राज्य अंग्रेजी शासन में मिला लिए गए।
नाना साहेब को पेंशन से वंचित कर दिया गया। अवध को कुशासन के आधार पर हड़प लिया गया, जिससे वहां के सैनिक, शिल्पकार और किसानों की स्थिति बिगड़ गई। आर्थिक कारण: अंग्रेजों की वजह से भारतीय उद्योग धंधे और कुटीर उद्योग नष्ट हो गए। अंग्रेजी कारखानों के सस्ते माल से बुनकर और शिल्पकार बेरोजगार हो गए। भारत से कच्चा माल बाहर ले जाया गया और यहाँ अंग्रेजी वस्तुएं बेची गईं। भूमि से लगान वसूली की नीतियों ने किसानों को कर्ज और गरीबी में धकेल दिया। 1770 से 1857 के बीच कई अकाल पड़े, जिसने लोगों को और असंतुष्ट कर दिया। सामाजिक और धार्मिक कारण: अंग्रेजों द्वारा सामाजिक सुधार जैसे सती प्रथा की समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति आदि को लोग अपनी परंपराओं में हस्तक्षेप मानते थे। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों, जिसके तहत धर्मांतरण करने वाले ईसाइयों को पैतृक संपत्ति का अधिकार मिला, से ये भय फैला कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। 1806 में वेल्योर छावनी और मद्रास प्रेसिडेंसी में सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंची थी। सेना में असंतोष: भारतीय सैनिकों को ऊंचे पद नहीं दिए जाते थे। उन्हें अंग्रेज सैनिकों से कम वेतन मिलता था। काला पानी पार भेजे जाने पर धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती थी। इससे सैनिकों में असंतोष गहराया। तात्कालिक कारण: 1856 में चिकनाई वाले कारतूस ने आग में घी का काम किया। अफवाह फैली कि कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने बगावत कर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। ये विद्रोह की शुरुआत थी। विद्रोह की प्रकृति: अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे केवल सिपाही विद्रोह कहा, परंतु वास्तव में ये केवल सैनिकों तक सीमित नहीं था। इसमें किसान, शिल्पकार, जमींदार और आम जनता भी शामिल हुए। हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। अवध में ताल्लुकदारों और किसानों ने एक साथ लड़ाई लड़ी। ये विद्रोह एक लोकप्रिय विद्रोह था और इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। विद्रोह का दमन और परिणाम: अंग्रेजों ने विद्रोह को क्रूरता से दबाया। हजारों लोगों की हत्या की गई। बहादुर शाह जफर को कैद कर रंगून भेज दिया गया। विद्रोह की विफलता ने भारतीयों को ये सिखाया कि बिना संगठन और नेतृत्व के सफलता संभव नहीं। परिणाम: ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन रानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। सेना का पुनर्गठन हुआ, भारतीय सैनिकों की संख्या कम की गई और अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। अंग्रेजों ने धार्मिक और सामाजिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप कम कर दिया। भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागी, जिसने आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी। विद्रोह की असफलता के कारण उद्देश्य में भिन्नता: बंगाल के सैनिक मुगल सत्ता पुनः लाना चाहते थे। नाना साहिब मराठा शक्ति पुनः स्थापित करना चाहते थे। रानी लक्ष्मीबाई केवल झांसी वापस चाहती थीं। सीमित क्षेत्र: विद्रोह मुख्यतः उत्तर और मध्य भारत तक सीमित रहा। पंजाब, कश्मीर, सिंध, राजपूताना और दक्षिण भारत शामिल नहीं हुए। समर्थन का अभाव: कई भारतीय शासकों ने मदद नहीं की। अफगान, गोरखा और सिख अंग्रेजों के साथ रहे। आधुनिक शिक्षित वर्ग ने समर्थन नहीं दिया। कमजोर नेतृत्व: कोई राष्ट्रीय नेता नहीं उभरा। नाना साहिब, लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे साहसी थे, पर अच्छे सेनापति नहीं थे। सैन्य व संसाधनों की कमी: विद्रोहियों के हथियार पुराने और धन सीमित था। अंग्रेजों के पास आधुनिक शस्त्र और बेहतर संसाधन थे। असंगठित विद्रोह:
अलग-अलग क्षेत्रों के विद्रोहियों में कोई समन्वय नहीं था। कई बार सैनिक अनुशासनहीन रहे। विद्रोह की सार्थकता और प्रभाव। 1857 का विद्रोह दिखाता है कि भारतीय अंग्रेजी शासन को समाप्त करना चाहते थे और इसके लिए संगठित होकर खड़े हुए। यद्यपि वे असफल रहे, परंतु इसने राष्ट्रीयता के बीज बोए और बलिदानियों के प्रति जागरूकता बढ़ाई। इसी समय हिंदू मुसलमानों में अविश्वास भी शुरू हुआ, जिसे अंग्रेजों ने शासन बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया। विद्रोह की विरासत। 1857 का विद्रोह अद्वितीय था, क्योंकि इसने जाति, समुदाय और वर्ग की सीमाएं तोड़कर अंग्रेजी शासन को चुनौती दी। यद्यपि ये असफल रहा, पर अंग्रेज सरकार को अपनी नीतियां बदलनी पड़ी। अगस्त 1858 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। रानी विक्टोरिया को 1877 में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। शासकों को उत्तराधिकार का अधिकार दिया गया और संधियों का पालन सुनिश्चित किया गया। अंग्रेज अब हिंदू मुस्लिम एकता से सतर्क हो गए और फूट डालो और राज करो नीति अपनाई। 1861 का इंडियन सिविल सर्विस अधिनियम और काउंसिल्स एक्ट लाया गया। सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, भारतीय तोपखाना यूनिटें समाप्त की गईं। जाति और धर्म के आधार पर भारतीयों को विभाजित कर भर्ती किया गया। विद्रोह ने नस्ली कड़वाहट बढ़ाई, अविश्वास गहरा किया, पर प्रतिनिधि संस्थाओं की नींव भी रखी।